आज ये बीए थर्ड ईयर हिंदी ऑनर्स की चौथी कक्षा चौथा व्याख्यान सिक्स्थ पेपर का चौथा व्याख्यान है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। उसके अंतर्गत आज हमें पढ़ना है हिंदी की शब्द संपदा। शब्द संपदा को ही शब्द भंडार भी कहते हैं। किसी भी भाषा आप इंग्लिश में देखते होंगे एक वैकेबलरी माने उसका शब्दकोश आप मान सकते हैं, शब्द भंडार मान सकते हैं, शब्द संपदा भी उसे कह सकते हैं। तो हर भाषा का अपना शब्द भंडार होता है। आज हम देखेंगे कि हिंदी भाषा हमारे प्रश्न पत्र के अनुसार हिंदी भाषा के शब्द भंडार पे आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी भाषा का जो शब्द भंडार होता है वह कई तरह से पोषित होता है। अलग अलग भाषाओं के संदर्भ में अलग अलग कारण हैं जिन कारणों से उसका शब्द भंडार बढ़ता है और उसमें वृद्धि होती है, या आप कह सकते हैं कि विकसित होता है। कोई भी भाषा जितना अधिक अन्य भाषाओं के शब्दों को लेने की क्षमता रखती होगी, एक तरह से कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन होगा, उस भाषा का शब्द भंडार उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे हम हिंदी के संदर्भ में बात करें तो हिंदी कई तरह से अपने शब्द भंडार को समृद्ध करती आई है। इसमें मूलतः जैसे आप संस्कृत के शब्द, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये सब तमाम शब्द माने इन भाषाओं के शब्द इसमें आते गए समय समय पे। इनके अलावा विदेशी शब्द में अरबी, फ़ारसी जो उर्दू के माध्यम से हिंदी में मिश्रित हुए, तुर्की, पुर्तगाली, अभी हम आगे देखेंगे कि किन किन भाषाओं के कौन कौन से शब्द, और अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द। जिस जिस भाषा को बोलने वाले लोग हमारे संपर्क में आए उन भाषाओं के शब्द हमारे शब्द भंडार में आते गए, और ऐसा हर भाषा के साथ होता है। अंग्रेज़ी में बहुत सारे शब्द उर्दू के हैं, हिंदी के हैं। अंग्रेज़ी भी तमाम उन शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपनी डिक्शनरी को अपडेट करती है, तो उसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को वो इंग्लिश का ही शब्द मान के उसकी डिफिनीशन निर्धारित करके, उसका अर्थ निर्धारित करके उसको अपनी भाषा का ही एक शब्द मान लेती है। तो हम हिंदी का जो शब्द भंडार है उसको समझने के लिए मूलतः हम इसे कुछ कैटेगरी में बांट के चलेंगे, कुछ इसका वर्गीकरण करेंगे। एक तो देखिए पहली कैटेगरी ये हो जाएगी कि संस्कृत से जो शब्द आए हैं, जो मूल हमारी मौलिक भाषा रही है, उसके शब्दों को हम एक कैटेगरी मानेंगे। दूसरे हम विदेशी जो शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं उनको मानेंगे। और तीसरा जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं, जो डायलेक्ट्स हैं, लोकल स्थानीय भाषाएं या स्थानीय बोलियां कहें, हम तीन कैटेगरी हिंदी के शब्द भंडार को समझने के लिए ये तीन मुख्य रूप से वर्गीकरण करेंगे। पहला संस्कृत के अंतर्गत क्या होगा अभी उसको हम देखेंगे। दूसरा विदेशी भाषाओं का, और तीसरा जो लोकल भाषाएं हैं या अन्य भारतीय भाषाएं, जैसे गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, तमिल, तेलुगु, इन सब के भी बहुत से शब्द आप जानते नहीं कि ये किस भाषा के हैं, और ये जो है आप उसको बोलते रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। पहली कैटेगरी में आते हैं संस्कृत के शब्द। तो संस्कृत के शब्दों का मामला ये है कि हम इसे तीन कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो तत्सम,
दूसरा अर्ध तत्सम और तीसरा तद्भव। हम इनको अलग अलग इनकी डिफिनेशन देखेंगे अभी। तो एक तो पहली कैटेगरी जो बनी तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम, दोनों के बीच का एक तो ये। दूसरी कैटेगरी जो बनेगी विदेशी शब्दों की, तो विदेशी शब्दों में बहुत सारी भाषाओं के शब्द आएंगे जिन्हें हम देखेंगे अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और तीसरा अन्य भारतीय भाषाएं जो हमने बताया, या अन्य बोलियां, या इसी में एक और जोड़ सकते हैं तीसरी कैटेगरी में ही, और वो है जो नए नए शब्द हम लोग बना रहे हैं, गढ़ रहे हैं, वो संस्कृत में भी नहीं थे या अब तक बिल्कुल नहीं थे, लेकिन संस्कृत की धातुओं के आधार पे, संस्कृत के जो व्याकरण के नियम हैं, शब्द बनाने के जो निरुक्ति के जो नियम हैं, निरुक्ति आप जानते होंगे है ना, शब्दों के अर्थों को बताने वाला एक शास्त्र संस्कृत का, तो हम उनके आधार पर जो नए शब्द बना रहे हैं वो भी ये तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ भोलानाथ तिवारी जी का एक उद्धरण मैं देना चाहूँगा, और उद्धरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो एक तरह की शंका व्यक्त कर रहे हैं थोड़ा सा इन तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर। मैं हूबहू स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ आपको बता दूँ। इनके कहने का मतलब ये है कि जो साहित्य है हमारा, लिटरेचर, हिंदी साहित्य, वो दो तरह के शब्दों से समृद्ध हुआ है ना। जैसे इनके कहना है कि कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, इन सब की जो शब्दावली है वो तद्भव शब्दों के प्रयोग के अधिक निकट रहती है, बोलचाल की भाषा के अधिक निकट है, बोलचाल के शब्दों के अधिक निकट है। और साहित्य का जो दूसरा पक्ष है, आलोचना का, निबंध का, या हम कोई शोध प्रबंध लिखते हैं, रिसर्च लेवल के जो हमारे काम हैं, उन सब की जो शब्दावली है वो तत्सम शब्दों से भरी हुई है। और शंका इनकी ये है कि भविष्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ घटता जाएगा तथा विदेशी और तद्भव शब्दों का प्रयोग बढ़ता जाएगा। ऐसा पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है कि हम केवल तद्भव शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हों या विदेशी शब्दों का ही प्रयोग करते जा रहे हों। हम बहुत से तत्सम शब्द जिन्हें हम आप देखते होंगे कि बचपन में बिल्कुल नहीं, जिनसे हम परिचित थे या जिनका प्रयोग नहीं करते थे, परिचित भी थे, बोलचाल में अब उन शब्दों का प्रयोग हम बहुत धड़ल्ले से करने लगे हैं। वो एक अलग इशू है, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अब आते हैं तत्सम शब्दों पे। तत्सम शब्द आप जान रहे हैं, तत्सम शब्द बहुत बताना नहीं है आपको। तत्सम माने उसी के समान, उसी से संकेत क्या है, संस्कृत, संस्कृत के समान। माने जब हम संस्कृत के किसी शब्द को अक्षरशः हूबहू हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। जैसे कृष्ण है, दधि है, दधि दही कहते हैं हम तद्भव में। घोटक है जिसे हम घोड़ा कहते हैं। अग्नि है जिसे हम आग कहते हैं तद्भव में, अग्नि प्रयोग किए तो शुद्ध रूप से तत्सम है। अट्टालिका है, अट्टालिका माने जिसे हम अटारी कहते हैं। या वर्ण है, वर्ण माने रंग के अर्थ में जब वर्ण उसका हम प्रयोग करते हैं तद्भव हो जाता है या बोली के स्तर पे आ जाता है। वर्ण कहते हैं तो तत्सम जैसा रहता है। तो ये तमाम ऐसे तत्सम के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसमें मैंने एक लिस्ट और दी है जिसे आप नोट्स, जब मैं कॉलेज की वेबसाइट से आप नोट्स पाएंगे तो उसमें और भी आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द संस्कृत में दूसरी भाषाओं के हैं और हम उन्हें तत्सम समझकर हूबहू
ग्रहण कर लेते हैं, संस्कृत से ग्रहण करते हैं, संस्कृत का मान के ग्रहण करते हैं, लेकिन वो भी संस्कृत में भी किसी दूसरी भाषा से आए थे। तो वो जैसे मैं एक लिस्ट, देखिए लिस्ट है मेरे पास, संस्कृत का शब्द है जैसे गो लौह, माने गाय या लोहा, ये सुमेरी भाषा के शब्द हैं। परशु अक्कादी भाषा का, असुर असीरियन, कदली, बाण, तांबूल, गंगा, ये ऑस्ट्रिक भाषा के शब्द हैं। कला, गण, नाना, पुष्प, ये द्रविड़ भाषा के शब्द हैं। द्रविड़ में ही रात्रि, शव, मरकट ये भी है। यवन यूनानी शब्द है। इस तरह की ये लिस्ट डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब में, जिसमें वो हिंदी भाषा का इतिहास में ये लिस्ट उन्होंने दी है कि संस्कृत में भी ये शब्द अन्य भाषाओं से आए थे और हमने उसे संस्कृत का समझ के, माने हम उसे विदेशी भाषा वाली कैटेगरी में नहीं मान रहे हैं, हम उसे संस्कृत का मूलतः मान के हम उसे ग्रहण कर ले रहे हैं। तो ये आप देखिए, विदेशी भाषा से जो तत्सम शब्द संस्कृत में आए हैं उसमें भी तमाम कैटेगरी हैं, हम उनके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे एक आप ये मान सकते हैं कि कुछ जो हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के तत्सम शब्द पाए जाते हैं, मैं बता दूं। पहला, पाली प्राकृत अपभ्रंश के वे शब्द जो संस्कृत के मूल रूप में ही प्रयोग होते आए हैं, है ना, जैसे संस्कृत से पाली में आए मूल रूप में, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से हमने ग्रहण कर लिया और संस्कृत से ही चलते हुए आए। तो एक तो ये तत्सम वाले हैं, माने वो संस्कृत से सीधे हमने ग्रहण नहीं किए, वो पाली प्राकृत अपभ्रंश के रास्ते से होते हुए हम तक आए, लेकिन वो अपने मूल रूप में ही हैं जैसे वो संस्कृत में थे। दूसरे, संस्कृत से सीधे हिंदी में लिए गए शब्द तमाम ऐसे हैं जिनको हमने संस्कृत से, वो पाली प्राकृत अपभ्रंश में नहीं मिलते, हमने संस्कृत से सीधे हिंदी में ले लिया, वो भी तत्सम की एक कैटेगरी है। और तीसरी है, संस्कृत के व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए हमने जो नए शब्द बनाए हैं वो तत्सम रूप ही है, भले वो हमने नया उसको एक अन्य रूप से समृद्ध किया है, अन्य ढंग से समृद्ध किया अपनी भाषा को, लेकिन वो हैं तत्सम शब्द ही मूलतः। और अन्य भाषाओं के शब्द जैसे बंगाली के तमाम शब्द, तेलुगु के कई शब्द, तमिल के कई शब्द। अब इससे बंगाली शब्दों के कुछ उदाहरण आप, उपन्यास, गल्प, कविराज, अभिभावक, तत्वावधान, अभ्यर्थना, संभ्रांत, स्वप्निल। मराठी के शब्द वाङ्मय, प्रगति, ये सब हमारी हिंदी में आ गए हैं। हाँ, ये तत्सम रूप, लेकिन दूसरी भाषाओं के हमारी हिंदी में प्रवेश कर गए हैं। तो ये तत्सम शब्दों की कैटेगरी आपने देखी कि केवल संस्कृत के ही शब्दों से मतलब नहीं है ना। संस्कृत के शब्द तो थे ही, पहली कैटेगरी बताया कि संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश के रास्ते से हम तक पहुँचे, दूसरे संस्कृत से डायरेक्ट ले लिए गए, और तीसरे नए हमने गढ़े, और चौथे कभी कभी ये भी होता है कि जो तमाम भारतीय भाषाएं हैं, जैसे तेलुगु है, तमिल है, या बांग्ला है, मराठी है, कुछ द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेज, उनमें भी संस्कृत के शब्द बहुत आपको मिलेंगे। जैसे तमिल और तेलुगु या मलयालम बोलने वाले लोग, वो बोलते अपनी भाषा हैं, उनका साहित्य उनकी भाषा में है, लेकिन जो उनका धार्मिक स्वरूप है वो संस्कृत से ही पोषित है। वैष्णव संप्रदाय के हैं, शैव संप्रदाय के हैं, या शाक्त शक्ति की उपासना करने वाले हैं। तो इनके जो आदि ग्रंथ हैं, जैसे वेद इनको मिलेगा, गीता मिलेगा, पुराण मिलेंगे, और भी जो संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं, वो सब संस्कृत में हैं। तो ये अपनी भाषा के साथ साथ संस्कृत के ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं। तो इनकी भाषा में
संस्कृत के भी शब्द, बहुत सारे शब्द, जैसे हम लोग अन्नप्राशन शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने देखा महाराष्ट्र में जब मैं था 1-1.5 साल अपने एमफिल के दौरान, तो वहाँ देखा अखबारों में, जैसे हम लोग इधर अपने संस्कारों के स्तर पे जो हिंदू धर्म के तमाम संस्कार हैं उनमें प्रयोग करते हैं, अन्नप्राशन एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अन्नप्राशन, अब अन्न के साथ अन्नप्राशन, अन्न खाना, जब बच्चा पहली बार अन्न उसके मुंह में दूध और फल ये सब चीज़ों से हटकर अन्न खिलाना शुरू करते हैं तो अन्नप्राशन है। वहाँ एक शब्द मैंने नया देखा, जैसे कोई जहर खा के अगर सुसाइड कर लेता है या मर गया या गलती से जहर खा लिया तो विषप्राशन शब्द का इस्तेमाल करते थे। विषप्राशन, विष शब्द कोई आपके लिए नया नहीं है। अन्नप्राशन शब्द आप प्रयोग करते थे, लेकिन विष के साथ विषप्राशन, किसी ने जैसे खिला दिया धोखे में या किसी ने खुद खा लिया, तो ये जो है, जैसे उपन्यास, तेलुगु में उपन्यास शब्द का इस्तेमाल भाषण के अर्थों में करते हैं कि आपका उपन्यास बहुत अच्छा था, माने आपने जो भाषण दिया वो बहुत अच्छा था। तो इस तरह से तमाम शब्द ऐसे हैं, है ना, कि जैसे मराठी वाले यथाशक्य एक शब्द प्रयोग करते हैं, वो संस्कृत का ही शब्द है। हम लोग यथासंभव कहते हैं, यथाशक्य नहीं कहते, यथासंभव, तो वो लोग यथाशक्य प्रयोग करते हैं। तो ये जो तमाम भारतीय भाषाएं हैं, जब हम उनसे कोई शब्द लेते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने इसे कहाँ से ग्रहण किया है। क्या वो मूल उनके तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया या मलयालम का है, या उन्होंने भी इसे संस्कृत से ही ग्रहण किया है। हमारे यहाँ प्रचलन में भले न रहा हो बोलने में या साहित्य में, हिंदी साहित्य तो बहुत अभी नया है, 150 साल, 250 साल की हम इसकी पूरी जो श्रृंखला देखते हैं तो इसे बहुत नया कहा जा सकता है भाषा के स्तर पे। भाषा तो 400-400, 500-500 साल, हजारों साल का इतिहास लेके चलती हैं भाषाएं। तो इस आधार पे हमको ये भी उसकी तत्सम की, कभी कभी हम उसे विदेशी शब्द मान लेंगे क्योंकि हमने उसे वाया दूसरी भाषा के लिए, है ना, लेकिन हमें जो है मुख्य रूप से उसे तत्सम की कैटेगरी में समझना चाहिए और उसको तत्सम के, ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अभी तक तत्सम शब्द आपने पढ़े होंगे हाई स्कूल से हो सकता है, और उसके पहले 8th से 12th से तमाम क्लास में हिंदी के आपके व्याकरण के सेक्शन में रहा होगा तत्सम शब्द, लेकिन यहाँ ग्रेजुएट लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उस तत्सम के और व्यापक स्तर पे जाने की ज़रूरत है उसके शब्द को। और बहुत से तत्सम शब्द हैं, जैसे वायुयान, वायुयान, अब जलयान तो हो सकता है, जलयान तो थे पहले चलते थे, शब्द था, लेकिन वायुयान शब्द हमने जैसे बनाया, नया शब्द बनाया। लिपिक शब्द क्लर्क के लिए हमने गढ़ा, है ना, कंप्यूटर की हिंदी बनाई हमने संगणक करके। संपादक शब्द संपादकीय बनाया, है ना। रेखा चित्र शब्द, चित्र पहले से था, रेखा शब्द पहले से था, लेकिन रेखा चित्र एक शब्द बनाया और उसकी स्पेशल मीनिंग की। तो इस तरह से हमें तत्सम शब्दों का ये पूरा मामला समझना होगा। तो आज हम बस इतना ही तत्सम शब्दों को ही पढ़ते हैं। अब कल मैं अर्ध तत्सम, अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 5वां, उसमें मैं अर्ध तत्सम शब्द क्या हैं और तद्भव शब्द क्या हैं इनको बताऊंगा। और ये शब्द भंडार को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सीधे कोई शब्द दे के ये नहीं पूछा जाएगा विदेशी है या तद्भव है या तत्सम है, कोई ऑब्जेक्टिव जैसा नहीं। आपसे उस पर टिप्पणी लिखवाई जा सकती है ना, कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, है ना। ये सब मैं धीरे धीरे आपको, आपकी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब उस चीज़ के बारे में केवल शब्दों के आधार पे आप पकड़ेंगे तो वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाएगी। तो आज इस चौथे व्याख्यान में बस इतना ही। 5वें व्याख्यान में हम लोग
अर्ध तत्सम, तद्भव और जो भी संभव होगा उसे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।